गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस हमारे प्री मॉक टेस्ट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, the work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a point at distance x from a positive from a positive charge q is w, and the potential at that point is। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो q इक्वल्स 1 कूलम को हम इंफिनिटी से लेके एक पॉइंट पे लाए हैं, और इसमें वर्क डन हुआ W। तो W इक्वल्स Q डेल्टा U लिख सकता हूँ मैं, Q डेल्टा V। V ये इंफिनिटी से आ रहा है, तो इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होता है, तो W इक्वल्स क्यू वी लिख सकता हूँ मैं। V इज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मेरा V क्या हो गया, V इक्वल्स W डिवाइड बाई Q, और Q तो 1 कूलम है, तो फिर V इक्वल्स W आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंबाइन थ्री रेजिस्टर्स 5Q, 5 ohms मान सकते हैं इसको, 5Q, 4.5Q and 3Q in such a way that the total resistance of this combination is maximum। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रेजिस्टर को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो सीरीज में करो, दो रेजिस्टर को या तो सीरीज में करो या फिर पैरेलल में करो। वही सीरीज में करने से उनका रेजिस्टेंस सीधा ऐड हो जाता है, बट पैरेलल में करने से डिवाइड भी हो जाता है ना। तो फिर सीरीज, तो फिर रेजिस्टेंस मैक्सिमम करने के लिए सीरीज में ही कॉम्बिनेशन होता है हमारे रेजिस्टेंस का, इसलिए ये हो जाएगा, ये होगा हमारा सीरीज कनेक्शन। 4.5, तो हमारा आर नेट हो गया 5 प्लस 4.5 प्लस 3 इक्वल्स 12.5Q। ये हो गया ऑप्शन ए। आगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल ऑफ n टर्न्स of area of cross section A held with its plane parallel to the field। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमारा जो इस केस में एक कॉइल है मान लेते हैं। कॉइल का ये है एरिया वेक्टर। अभी इसका प्लेन फील्ड से पैरेलल है, मतलब इसका फील्ड ऐसे है, मतलब जिस फील्ड में है ना, ये फील्ड ऐसे है। तो इसमें हम फ्लक्स देखेंगे, तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स बी डॉट डी है। अभी डॉट, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसमें कॉस थीटा आता है ना, इधर तो थीटा 90 डिग्रीज है ना, क्योंकि वो प्लेन के पैरेलल है, तो फिर वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, इसलिए 5 इधर जीरो हो जा रहा है, इसलिए आंसर जीरो है, ऑप्शन डी। अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो अगर एक होल है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिस, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, इसलिए वो होल बन जाता है, इसलिए वो होल बन जाता है और वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बिहेव करता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर है। Electron in hydrogen atoms is excited from n equals 5 state, the number of different frequencies of radiation which may be emitted is। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये फिजिक्स में भी आ सकता है, और फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। मेरा ग्राउंड है ये 1 2 3 4, मतलब ग्राउंड मतलब 1 ही है एक्चुअली, इसमें नहीं लिखता, 1 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इसमें ऐसे जा सकता है, और ऐसे भी जा सकता है ना, इसमें से फिर ऐसे, इसमें से ऐसे, इसमें से ऐसे, ऐसे भी, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे काफी सारे पॉसिबिलिटीज है,
तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा 10 है। तो आंसर तो 10 है, बट इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है कि सपोज n इक्वल्स 5 स्टेट तक गया और मुझे 1 तक देखना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये होगा मेरा आंसर। तो इधर क्या होगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई टू इक्वल्स 10। ऐसे हर बार ये बनाने की जरूरत है नहीं, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो सकता है हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Metabolic radiation of 6.2 electron volt falls on an aluminum surface having work function 4.2 electron volts. The kinetic energy in joules of the first electron emitted. तो इधर डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ई नहीं, के मैक्स इक्वल्स एच वी माइनस फाइ नॉट। अब इधर एच वी हमें दिया हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस, और वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अभी इसको हमें बस कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये है हमारा ऑप्शन ए। 3.2 को अप्रोक्सीमेट कर दिया 3 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बाय द इक्वेशन। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब क्या हुआ, एसी। एसी के लिए क्या होता है मेरा, एसी के लिए कोई वैल्यू के अराउंड ऑसिलेट करता है, तो इधर ऑप्शन बी रहेगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि पी एस टू ओमेगा टी में ऑसिलेट नहीं करेगा। हॉट ओमेगा टी में वो उसका वैल्यू अनडिफाइंड बन जाता है। हॉट ओमेगा टी 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, और tan ओमेगा टी, ये ओमेगा टी इक्वल्स पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। बट करंट अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि वोल्टेज का कुछ तो वैल्यू रहेगा ना, ऐसे वोल्टेज इन्फिनिटी तो नहीं चल जाएगा। तो वो ये, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन बी है इधर। और मतलब ऐसा भी है कि दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करेगा ये सही से। A moving coil galvanometer can be converted into an ammeter। अच्छा, तो बेसिकली एक हमारा जी है इधर, उसको हमें एमीटर बनाना है, तो उसके ना पैरेलल में हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जी के अक्रॉस तो हम ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते ना, बट हमें ज्यादा करंट का फ्लो कराना है, तो इसलिए हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस डालते हैं आर एस। शंट रेजिस्टेंस डालते हैं आर एस, और इस आर एस का वैल्यू जी की वैल्यू से कम रहता है, ताकि बहुत सारा करंट आर एस में चले जाए और हम ज्यादा करंट मेजर कर पाए। तो यही है, इसलिए इधर आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन फिगर इज। तो आरएमएस वैल्यू क्या रहेगा इधर, आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो वो कैसे करते हैं, आई आरएमएस का हमारा डेफिनेशन होता है रूट ऑफ आई स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन का रूट। तो कर लेते हैं इधर, इधर वी आरएमएस निकालना है, ठीक है। तो वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर क्या रहेगा, वी का स्क्वायर का मीन लेना है हमें, तो वी का स्क्वायर रहेगा वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर का मीन लेना है हमें जीरो से टी के बीच में, एक टाइम पीरियड पे लेंगे ना, तो जीरो से टी के बीच में वो वी नॉट स्क्वायर इंटू 3/2 के लिए हो रहा है, और फुल टाइम पीरियड है हमारा टी, तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अभी इसका रूट लेंगे, तो ये जाएगा वी नॉट डिवाइड बाय रूट 2। समझ गया इधर मैंने क्या किया है, वी नॉट स्क्वायर था हमारा स्क्वायर का वैल्यू, वो कितने टाइम के लिए था टी/2, और हमें एवरेज कितने टाइम के लिए लेना है टी के लिए, तो फिर मैंने टी/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उतने टाइम के लिए वो है और बाकी टाइम के लिए जीरो है, तो इसलिए मैंने टी/2 से मल्टीप्लाई किया है, और मैंने डिवाइड किया पूरे टाइम के लिए जितने के लिए मैं देख रहा हूँ। समझ गया, तो फिर रूट ले लिया तो मुझे आ गया वी आर एम एस, ये ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल इतना बड़ा रहता है इधर इंसिडेंस का, कि ये 90 से भी ज्यादा हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किसमें होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाता है, एंगल बढ़ता कब है, टेंसर टू रेयर हो जाता है, टेंसर टू रेयर जाता है, तो फिर बी तो पक्का सही है। और इधर और कोई ऑप्शन सही लग नहीं रहा, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन एयर ओनली तो सही नहीं है, लाइट पानी में भी जाता है, लाइट हर जगह ट्रैवल करता है। आंसर आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी
and the straight wire is decreasing. The direction of induced current in the loop is, ठीक है। तो भी ये हमारा ईएमएफ एंड एसी का क्वेश्चन है। तो ये जो वायर जा रहा है ए बी, उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर उसके कारण उस लूप में कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो उससे फ्लक्स हो रहा है उधर। ये करंट कम हो रहा है, तो फिर फ्लक्स भी कम होगा। तो देख लेते हैं, एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। हमारा ए टू बी में ऐसे जा रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आ रहा है लूप पे। तो ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो कम हो रहा है। तो अभी जो इंड्यूस करंट रहता है वो तो, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ऐसा होता है कि वो सपोर्ट करेगा। हम्म, वो सपोर्ट मतलब चेंज नहीं होने देगा फ्लक्स को। तो फिर अगर हमारा फ्लक्स कम हो रहा है, तो फिर सेम डायरेक्शन में आएगा ना करंट, ताकि फ्लक्स और बढ़ पाए उधर वापस। तो फिर हमें ऐसे चाहिए, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा बी का हमें बाहर की तरफ चाहिए, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने पर बी बाहर की तरफ आएगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.6 into 10 to the power 15 meters per second। तो इस राइट फॉर्मूला क्वेश्चन है, m equals 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs, v equals 6.6 into 10 to the power 15 meters per second। लैम्डा क्या होगा, 30 by mv हो जाएगा 6.626, इसको 6.6 ही लिख देते थे, सही रहेगा, into 10 to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 6.6 into 10 to the power 15। तो 6.6 कट गया, ये हो जाएगा माइनस 18, 10 to minus 18 divided by 9.1, ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 19। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से फॉर्मूला लगाना है, और ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आसान मार्क्स है, लूज नहीं करना है इन्हें। तो आगे बढ़ते हैं। If n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF, ठीक है। तो अगर हमारे दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, पहले तो उनका ईएमएफ बिल्कुल भी कम नहीं होता है, उनका ईएमएफ ई ही रहेगा। तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन ए और बी में से रहेगा। और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहता है, तो हमें मालूम है उनका रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाएगा, उनका कम हो जाता है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। ये मेरे वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, किसी को अगर अच्छे से नहीं समझा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में जाके देख सकता है अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर is charged uniformly with charge density lambda and placed in air. The electric field at distance r from wire will be, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है ये पहले। तो एक वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो उसके डिस्टेंस आर पे हमें निकालना है। तो बॉक्स लगा देंगे, आर रेडियस का लूप ले लिया इधर, मतलब आर रेडियस का सिलेंडर ही ले लिया पूरा। तो सिलेंडर का हाइट एच ले लिया है। तो फिर हमारा चार्ज हो गया, लैम्डा हमारा चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फिर ये हमारा क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एच। ठीक है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना लैम्डा, तो लैम्डा इंटू एच हो गया चार्ज एच लेंथ के लिए। तो फिर हम लिखेंगे अभी ई डॉट डी ए। अभी ई तो हमेशा सेम रहेगा ना इधर, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो फिर हम ई इंटू सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स लैम्डा एच बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर एच, इधर हम कर्व सर्फेस एरिया लेंगे, तो 2 पाई आर एच लेंगे, 2 पाई आर एच। तो एच एच कट जाएगा, हमारा ई आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 डी।
सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not correct? Whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit. ये सही है, तो फिर वो आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि इधर पूछा नॉट करेक्ट। वैसे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्योंकि इधर पूछा नॉट करेक्ट, तो जल्दबाजी इधर थोड़ी नहीं करनी है। An induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. सही है ये भी, तो ये भी आंसर नहीं है। The direction of induced EMF is given by Lenz's law. ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फाइनली हमारा डी ही रहेगा सर आंसर। Lenz's law is the consequence of the law of conservation of momentum. मोमेंटम इधर जरा सा भी नहीं आता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी है। A potential of 400 volt is applied to a capacitor, the plates of which are 4 millimeters apart. The strength of electric field is। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है कि E इक्वल्स डेल्टा वी बाय डी। फिर डेल्टा वी हमें दिया हुआ है 400 है, और डी हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ है, तो फिर ये हो जाएगा 4 4 कट गया तो 10⁵ ये हो जाएगा 100 किलो वोल्ट पर मीटर। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। An electron is accelerated to a potential difference of v volts, has a wavelength lambda associated with it. Mass of proton is nearly 2000 times that of an electron. In order to have the same lambda for proton, it must be accelerated through a potential difference of। ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पर क्या होता है ना, वो एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो और उसी से उसका स्पीड आता है, उससे उसका v ब्रॉगली ले लेता था। तो h इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स h बाय mv इक्वल्स h बाय रूट 2m के ई। अभी मैं के ई को लिख सकता हूँ क्यू वी। ठीक है, ये जाएगा h बाय रूट 2m क्यू वी। अभी सेम लैम्डा चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। एच एच सेम है, तो लैम्डा ई इक्वल लैम्डा पी लिखेंगे, h बाय रूट 2m ई क्यू ई वी ई इक्वल्स h बाय रूट 2mp क्यू पी वी पी। ये मॉड ले लेंगे इधर, क्योंकि इधर पॉजिटिव ही रहेगा रूट के अंदर। एच एच कट जाएगा, रूट 2 भी कट जाएगा, और क्यूपी और एमपी मॉड भी सेम रहेगा, तो हेंस रूट एमपी वीपी इक्वल्स रूट एम ई वी। तो वीपी इक्वल्स एम ई वी बाय एम पी। सही है। तो अभी हमें दिया हुआ है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2000 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एम पी इक्वल्स 2000 एम ई दिया हुआ है हमें, तो हमें आ जाएगा वीपी इक्वल्स वीई डिवाइड बाय 2000। ये है हमारा आंसर, जो है ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था इस क्वेश्चन में, बस बस इक्वेट करना था हमें दोनों लैम्डा को, और जो टर्म्स मालूम है उसके हिसाब से वैल्यूज डाल के काटना था, बस इतना ही था इसमें। इतना आसानी से हो गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The ionization potential of hydrogen is 13.6 volts. The energy of the atom in equals to state will be। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली को हम बोल सकते हैं कि ये एनर्जी है स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बेस स्टेट में एनर्जी अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो अभी ई को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर लिखते हैं। जब भी एन इक्वल्स 1 है, तो ये है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एन इक्वल्स 2 पे हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ये काफी सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाले ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स में क्या होता है, V इक्वल्स आई आर फॉलो होता है, और R कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो V बाय I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना। V हो जाएगा ऑप्शन ए ही स्ट्रेट लाइन है इधर, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इधर ओमेगा नॉट है ये, ऑफ ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट इज गिवन बाय। तो हमने पहले देखा था ये,
एलसी सर्किट है ना, तो फिर हमारा सर्किट क्या है बेसिकली, ये और ये है। हम्म, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे ये मिनिमम है, वो हमारा क्या रहता है, ओमेगा इक्वल्स 1/रूट एलसी रहता है, क्योंकि उस पे हमारा जीरो हो जाता है इम्पिडेंस। तो दिखा देता हूँ, एक्स एल एक्स सी है, एक्स एल इक्वल्स ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल्स 1/ओमेगा सी, जे माइनस जे, और एक्स एल माइनस एक्स सी होता है हमारा जेड। हम्म, ये हो जाएगा जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा एट ओमेगा इक्वल्स 1/रूट एल सी, 1/रूट एल सी, ये मिनिमम हो जाएगा, जेड इक्वल्स जेड मिनिमम और जीरो, इसलिए इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं 1/2 pi रूट एल सी। वो मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये हमारा ओमेगा है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें इधर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एफ इक्वल्स 1/2 पाई ओमेगा, ओमेगा/2 पाई, इधर ये ओमेगा नॉट नहीं, ये एफ नॉट है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि इधर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, तो फिर इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़े मतलब प्रॉपर नहीं है। A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeters in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image is, ठीक है, तो एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर एक कॉनकेव मिरर है इधर ऐसे, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये दूसरा वाला है 30 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि लेंथ खुद 10 सेंटीमीटर है, लिख देते, बिकॉज -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फिर क्लोजर, ठीक है, इसको मैं U1 मानता हूँ, इसको U2 मानता हूँ। U1 इक्वल्स -20 सेंटीमीटर्स, U2 इक्वल्स -30 सेंटीमीटर्स, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F है हमारा मिरर फॉर्मूला, लगा देते हैं इसमें। 1/V1 इक्वल्स 1/F माइनस 1/U1 मिल जाएगा, -1/10 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा -1/20, सही है। तो हमारा V1 आ गया -20 सेंटीमीटर्स, तो V2 निकालते हैं अभी, 1/V2 इक्वल्स 1/F माइनस 1/U2 मिल जाएगा, -1/10 प्लस 1/30, ये हो जाएगा -1/15, तो V2 इक्वल्स -15 सेंटीमीटर्स। तो इधर हमें मिल गया कि U आ रहा है, U20 पे था, वापस 25 है, बट हमारा V आगे आ गया, V -15 आ गया, तो V ऐसा हो जाएगा ना हमारा, तो लेंथ ऑफ द इमेजेस, तो लेंथ ऑफ द इमेज तो हमारा 20 - 15 5 सेंटीमीटर हो गया। सही है, समझ गया। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में अगर एक बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा है, तो उसके दोनों एंड्स का हम इमेज ले लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम फाइनल इमेज बना देंगे। वही किया था मैंने मैंने एक एंड ले लिया, V1 आ गया, ये फिर V2 आ गया इधर, फिर इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, ये हो गया मेरा इमेज रॉड। सही है, आगे बढ़ते हैं। Threshold frequency for a photometer is V naught. When light frequency V equals to V naught is incident on it, the maximum velocity of photoelectrons is 4 into 10 to the power 6 meters per second. The frequency of incident radiation is increased to 5 V naught. Calculate maximum velocity. तो पहले तो हमें दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V naught है, तो फिर हम लिख सकते हैं V naught इक्वल्स 5 नॉट। अभी हमें दिया हुआ है कि जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी V इक्वल्स टू V naught था, काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी है वो 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड है, तो लिख देते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स है तो m ही लिखूंगा,
4 into 10 to the power 6 a square equals h into 2v naught minus phi naught equals h v naught। ठीक है, अभी दूसरा लिखते हैं। 1/2 me v स्क्वायर, ये भी है जो हमें फाइंड करना है। h इंटू 4v0, 4v0 नहीं 5v0 है, माइनस फाइव नॉट, तो हो जाएगा h इंटू 4v0, हो जाएगा 4h v0। तो अभी ये तो 4 टाइम्स हो गया ना फर्स्ट इक्वेशन के, तो फिर हमारा लेफ्ट साइड भी 4 टाइम्स रहेगा। अभी हाफ एम ई तो सेम है, तो फिर वी स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर, तो v इक्वल्स 2 इंटू 4 इंटू 10 to the power 6, हो जाएगा 8 इंटू 10 to the power 6, हो जाएगा ऑप्शन डी। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ये हमने सिंपल तरीके से कर दिया विदाउट फाइंडिंग द ये वैल्यू ऑफ एच वी नॉट रेशियो लेके। तो ऐसे ट्राई करना चाहिए हमें कि हम रेशियो में कर पाए, क्योंकि उससे हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है, थोड़ा हमें कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते ज्यादा, तो टाइम बच जाता है। यही है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, याद रखना फॉल्स पूछा है। फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, both electric and magnetic field vectors attain the maximum minimum at the same place at the same time, ये सही है। Energy in electromagnetic waves is divided equally between electric and magnetic field vectors, सही है। Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other in perpendicular to the direction proportion to waves, ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स पैरेलल नहीं होते, वो एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो सी तो पक्का गलत है, डी देखते हैं। These waves do not require any material medium for propagation, ये भी गलत है, वो लोग एक मटेरियल मीडियम चाहिए रहता है, तो ऑप्शन सी आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए वो हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर रहते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर रहते हैं। A charged particle is moving on circular path with velocity v in a uniform magnetic field. The velocity of the charged particle is doubled and strength of the magnetic field is half. The radius becomes, तो आर का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए, mv by qb। तो इसमें पूछा है वो जा रहा है सर्कुलर पाथ में, हाँ वेलोसिटी v और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेलोसिटी डबल कर दिया, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड हाफ कर दिया, तो क्या रहेगा? r डैश इक्वल्स mv डैश बाय qb डैश, हो जाएगा 2mv डिवाइड बाय qb बाय 2, ये हो जाएगा 4mv बाय qb। तो ये ओरिजिनल के 4 टाइम्स हो चुका है, तो हमारा आंसर रहेगा 4 टाइम्स, ऑप्शन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से लगाना है। ऐसा नहीं कि टू टू काट दिया दोनों जो गलती से, नहीं, नीचे का टू ऊपर आ रहा है क्योंकि वो नीचे में डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं। Two charges are placed at a certain distance, when the magnitude of each charge is doubled, the force will become, ठीक है, तो चार्ज का पहले लिख देते हैं, फोर्स का, तो फोर्स रहता है k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, ठीक है, तो q1 डैश इक्वल्स टू q1, q2 डैश इक्वल्स टू q2, f डैश इक्वल्स k q1 डैश q2 डैश बाय r स्क्वायर इक्वल्स k into 2q1 into 2q2 divided by r square, ये देखो 4k q1 q2 by r square, तो 4 टाइम्स हो गया है ये, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, सही है। आगे बढ़ते हैं। मतलब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बस सब्स्टिट्यूशन करना है हम लोग को और हमें आंसर मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। The binding energies of the atoms of elements A and B are EA and EB respectively. Three atoms of elements B fuse to give one atom of element A. This fusion process is accompanied by release of energy E. Then EA, AB and E are related to each other. ठीक है, ठीक है, तो तीन बी एक ए देता है, और एनर्जी ई रिलीज करता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ई इक्वल्स, ठीक है, ठीक है,
तो इसमें हमारा ई रिलीज हो रहा है तो माइनस ई लिखेंगे। एनर्जी चेंज नेगेटिव हो रहा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। माइनस ई इक्वल्स ई ए माइनस थ्री ई बी, सही है, क्योंकि ए एक है और बी तीन है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। फैक्टर कर लेते हैं तो थ्री ई बी इक्वल्स ई ए प्लस ई। तो देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन है ए, सही है। आगे बढ़ते हैं। In a pure capacitive circuit, the frequency of AC source is doubled. Capacitive reactance. तो capacitive reactance क्या होता है, अभी भी बताया था मैंने, 1/ओमेगा सी। तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो रहा है, ओमेगा भी डबल हो रहा है, तो नीचे डबल हो रहा है तो हाफ हो जाएगा ना। तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू ओमेगा सी, टू ओमेगा एक्स सी डैश इक्वल्स 1/2 ओमेगा सी इक्वल्स एक्स सी बाई टू, इसलिए हाफ। ऑप्शन सी। Two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought near. तो दो कॉइल्स है, हम्म, वो दोनों को पास ला रहे हैं हम, और दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। हम्म, वे तो दोनों को पास ला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं वो भी कम होगा। हम्म, वो बढ़ेगा बढ़ेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड अभी दोनों को पास ला रहे हैं, तो फिर कोई अगर लूप रहता है या कॉइल रहता है, तो उसके पास वाले रीजन पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है कंपेयर टू उससे दूर। तो अगर दोनों एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा दोनों पे एक दूसरे का, तो फ्लक्स बढ़ेगा ना। हम्म, तो फिर डेल्टा फाइव पॉजिटिव लिखेंगे। तो अगर अभी फ्लक्स बढ़ रहा है तो चेंज इन फ्लक्स आया तो एक इंड्यूस करंट आएगा। अभी करंट कैसे रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, उसके उल्टा रहेगा। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में रहेगा ये, उल्टा करंट फ्लो करेगा। वैसे भी मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया है, तो इसका क्या, इसका फ्लक्स कैसे आएगा, ऐसे जा रहा है, तो फिर इसका फ्लक्स लेफ्ट तरफ आएगा। तो अभी मेरा इंड्यूस करंट रहेगा, उसका फ्लक्स उल्टी तरफ आएगा, उसका राइट की तरफ आएगा, तो करंट भी इसका उल्टा है। तो अगर करंट उल्टा आ रहा है तो फिर नेट सर्किट में करंट कम हो जा रहा है, यही पूछ रहा है इधर। और ये सेम चीज दोनों सर्किट में होगा क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में दोनों का इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का उल्टा हो रहा है। तो करंट इन बोथ पी एंड क्यू डिक्रीज होगा, समझा। अगर ये वाला किसी को ना समझाओ तो फिर वो हमें कोई भी कोई भी वीडियो पे बता, कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे कमेंट करके बोल देना कि मतलब एक काम करना, ईएमएफ एंड एसी के कोई वीडियो पे ही कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करें, मैं कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं ऐसे करने का ट्राई किया कि दोनों को पास आ रहे तो फिर फ्लक्स ज्यादा फ्लो कर रहा है दोनों के थ्रू, तो फिर एक इंड्यूस करंट आएगा जो इधर उल्टा आ रहा है, इसलिए हमारा नेट करंट कम हो जा रहा है दोनों में। तो यही है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसलिए इसलिए ऐसे करंट कम हो रहा है। तो यही है सोल्यूशन वीडियो। तो उम्मीद है आपको मजा आया हो फ्री मॉक टेस्ट देने में। तो ट्राई करना जरूर प्री मॉक ले लेने का, क्योंकि 4th अप्रैल से पहले ही डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है। तो काफी हेल्प, लाइक आई होप कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी, हुई होगी, होनी चाहिए। वैसे ही क्वेश्चंस बनाए थे। तो मिलते हैं हम अगले प्रीमियम मॉक के सोल्यूशन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।